अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 दिन की तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किया और आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात इस तहरीक का आगाज़ हो चुका है। आज बड़े तुंदो तेज़ बयानात उन्होंने भी दिए और उनसे सवालात भी पूछे गए और कई मौक़ों पर देखा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ नाराज़ भी नज़र आए जब उनसे ये कहा गया कि पिछली मरतबा जो आप लोगों को छोड़ कर चले गए थे तो क्या इस मरतबा भी आप कारकुनान को छोड़ कर जाएंगे या नहीं। आलिया हमजा साहिबा के हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले यानी शाम गए हमने देखा कि आलिया हमजा साहिबा ने भी अपनी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया था आलिया हमजा के हवाले से तो बताया गया कि वो बड़ी बिजी हैं और ये आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह लिखा कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी अमल नहीं था। और इसके साथ साथ जो बातें उन्होंने लिखी एक मरतबा फिर उन्होंने वही हैशटैग यूज़ किया जो वो हमेशा से करती आई हैं कि डट जाओ या हट जाओ, यानी पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो भी बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ वापस जाते हैं। गुज़िश्ता रात जब ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस का काफ़िला लाहौर पहुँचा तो उनका कहना यही था कि लाहौर से जो भी तहरीक आगाज़ होती है उसका बड़ा असर होता है, लिहाजा इस तहरीक का उन्होंने 90 दिन का जो डेडलाइन रखी है इसमें उन्होंने कहा है कि आर या पार। साथ में उन्होंने कहा कि फ़ैसला साज़ों से बात होगी, फ़ैसला साज़ों से ही बैठकर बात करेंगे क्योंकि तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो उनके पास हैं। उन्होंने ये भी कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुल्क में एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है, वो रियासती इदारे जिनका काम सियासत करना नहीं है वो हुकूमतें बनाने, चलाने और गिराने अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब इनसे पूछा जाता है तो बड़े आराम से वो कह देते हैं कि हम सियासत में नहीं हैं। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है जिसमें सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब की जानिब से फिर एक मरतबा एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया गया है कि वो तमाम लोग जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। और जो नाम उन्होंने सामने लाए हैं उनमें मोहम्मद इलियास चौधरी हैं, औरंगज़ेब हैं, उस्मान अली हैं, मुबारक ज़ेब हैं और ज़हूर हुसैन कुरैशी हैं। अब इस तमाम बातों का मकसद इसलिए एक ऐसे वक्त में कि जब 90 दिन की तहरीक का ऐलान हो गया हो और पार्टी के इख्तलाफात भी सामने आ रहे हों, आर और पार की भी कैफियत है, क्या वाकई ये तहरीक इमरान खान साहब को जेल से रिहा करने में अपना किरदार अदा कर सकेगी और अपने मकासद पूरी कर सकेगी। इसी पर बात करते हैं। फोकस है वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब, 90 रोज़ की तहरीक का आखिर ऐलान हो गया है और बहुत से लोग ये तनकीद किया करते थे कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई की। अब कम अज़ कम ये तनकीद नहीं बनती, आप समझते हैं कि 90 रोज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। 90 रोज़ में जो लीडरशिप है उसने जो तहरीक का ऐलान किया उसमें क्या होगा? तहरीक के खदोखाल क्या हैं? जुलूस होंगे, जलसे होंगे, एहतजाज होगा, धरना होगा, पहिया जाम होगी, कॉल होगी, क्वालिटी नाइट्स होंगी या कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगे, क्या होगा? तो जो 90 दिन का टाइम है, अगर 90 दिन के बाद दोबारा 90 दिन मांग लिए जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम तो 5 अगस्त के लिए है कि आप तारीख पीक करेंगे। 90 डेज का तो मतलब है नवंबर और उसका मतलब अगली सर्दियाँ, और उसके बाद भी 90 दिन में ऐसा क्या होगा जो लीडरशिप ने जो किया है लाहौर जाके, उसकी क्या आउटकम क्या है, आउटलाइन क्या है तारीख की? क्या ये तो अभी सामने नहीं आई है। वो तो जब तक सामने नहीं आएगी तो तारीख कैसे चलनी है, क्या तारीख चलेगी, उसका स्लोगन क्या होगा, उसको लीड कौन करेगा और किन शहरों में होगी या एक शहर में होगी, सारी बड़ी बुनियादी सवालात हैं। नहीं, लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इसको लीड करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हर शहर, हर कस्बे में जाकर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। 5 अगस्त को उन्होंने खुद कहा है आज कि ये पीक पर पहुंचाएंगे इसको। तो यानी कुछ ना कुछ तो तहरीक इंसाफ के पास है। शायद वो अपने कार्ड्स इसलिए नहीं शो कर रहे कि फिर गिरफ्तारियों का डर होता है। गिरफ्तारियां तो तहरीक की कामयाबी का पहला जीना होती हैं, और तहरीक जो है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार गिरफ्तारी नहीं करेगी? और जिस तरह से
लाहौर में जाके जिस अमन व सुकून से ऐलान किया गया है, मुझे तो नहीं लगता कि ये तहरीक में 5 तारीख को कैसे करेंगे। 90 दिन आप मांग रहे हैं और 5 आपने जो कारकुनान है, जो सिराने जमहूरियत जो जेल में है, जो शौते तहरीक हैं लाहौर में, क्या उनके पास क्या उनके बच्चों को बुला के ऑनर किया गया? क्या उनके बच्चों को बिठा के ये बात की गई? क्या उनकी सताइश की गई? मतलब ये सारे जो आज लाहौर जाने का मकसद मतलब क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, तो फिर लेकिन मुझे फिर आप ये समझाएं ना फैसल साहब कि फिर इतने सारे ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हैं, नेशनल असेंबली के हैं, पंजाब असेंबली के हैं, क्या हम इन सब पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं? ये सब तो इमरान खान साहब की कॉल पर बाहर निकलते हैं, जो वो कहते हैं हमारे लिए हरफ आखिर इमरान खान साहब की ही जबान है। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि ये दे आर ऑल पार्टनर्स राइट नाउ और ये नहीं निकलवाना चाहते। देखिए, 9 मई की सजाएं जो हैं दीवार पर लिखी नजर आ रही हैं। नाअहलियों के रेफरेंस पे गए हैं, दबाव है बहुत ज़्यादा। पंजाब के लोगों ने बहुत मार खाई है, पार्लियामेंटेरियंस हों, उनकी फैमिलीज हों, उन्होंने बिजनेस अपने सारे जो हैं वो बड़े, केपी में उसका 10% भी नहीं हुआ, लाहौर में या पंजाब के क्रॉस में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। लेकिन मसला ये उन अरकान का या पार्लियामेंट का नहीं है। ये सवाल तो लीडरशिप से बनता है ना कि लाएमल क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक तो बहुत कंफ्यूजन है। और फिर 90 दिन का मतलब तो नवंबर है और इमरान खान साहब का तो 5 अगस्त है। तो 5 अगस्त को क्या होगा, 90 दिन बाद क्या होगा, फिर उसके 90 दिन बाद क्या होगा, इमरान खान साहब की जेल से जो है वो उसमें क्या होगा, फिर उसको लीड हलीमा भी करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि इनके पीछे तो कोई नहीं निकलेगा। वर्कर्स तो डिस्ग्रंटल हैं। जब तक फैमिली में से कोई लोग नहीं आते ना दिया तो इट्स इम्पॉसिबल कि तहरीक को चले। तहरीक चलना जो है वो बच्चों का खेल थोड़ी होता है। अभी तक तो आज 12 तारीख है तो मैक्सिमम 2 हफ्ते रह गए हैं। किसी ने ना वकला को एंगेज किया, ना किसानों को एंगेज किया, ना मजदूरों को एंगेज किया है, ना ताजरों को एंगेज किया है। आप साफियों को एंगेज किया गया किसी जानब से? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना। आप वैसे तहरीक कर दें और तहरीक के लिए कोई जो लोग तहरीक के लिए मुतहरिक कर सकते हैं, आलिया हमजा जैसे, उनको इग्नोर किया गया है, उनको टोटली नज़रअंदाज किया गया है। तो कारकुनान बददिल होते हैं इस चीज़ से, तो वो कनेक्ट करते हैं आलिया हमजा से। आप समझते हैं कि अगर उनकी बहनों को भी बुलाया जाता इसमें तो एक और जान पड़ जाती अनाउंसमेंट के वक्त? और दूसरा, आलिया हमजा का भी बताइएगा कि उन्हें क्यों दूर रखा जा रहा है? उनका तो ट्विटर पे पूरा आज उन्होंने बयान दिया कि मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ 2 दिन से। हाँ, इत्तलात जरूर मिल रही है कि मैं किसी चीज में बिजी हूँ। वो लाहौर में थी और उन्होंने इनसे पूछा था कि आपका इस्तकबाल पंजाब में आप केपी आएंगे तो हम जगह जगह इस्तकबाल करेंगे। उनको मना किया गया कोर कमेटी के इजलास में कि आप ऐसा ना करें। देखिए, सिर्फ बहनों को नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जहाज साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, चीमा साहब की फैमिलीज को बुला के ऑनर करना चाहिए था। फिर जो शहदा है हमारी 9 मई के बाद जितने लोगों को गोलियां लगी हैं, हमारे शहीद हैं लाहौर में, तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो या जितनी भी तादाद है, वहां पे जाना चाहिए था। उनके पास तो जाना चाहिए था ना। सिर्फ फार्म हाउस में बैठ के जो है वो खाना करके और सुबह मीटिंग करके तो नहीं होता। आप वहां पे रिकॉर्ड लखपत चले जाते हैं, जेस्चर होता है ना, ताकि उनको भी पता चलता कौन से मिलने आया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्यों नहीं की गई? क्या खतरा है? आलिया हमजा से तो मुतारिक है, उनसे तो समझ में आती है। जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाली लीडरशिप है वो काफी खाइफ है उनसे। लेकिन इमरान खान साहब को पिछले मंगल वाले दिन भी ट्राई किया गया कि उनको ओहदे से हटवाया जाए, लेकिन उन्होंने अपना 100% ट्रस्ट जो है वो आलिया हमजा की ज़ात में पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत मुतमईन हूँ। मुतमईन होने के बावजूद उनको ना बुलाना लाहौर में रहते हुए, तो ये तो डिफाई करना है अपने ही लीडर की बात को। जी बिल्कुल डिफाइंस हो रही है और 5 अगस्त की तारीख थी, उसको भी डिफाई किया गया। तो फिर फैसल, मुझे ये बताइए कि आज जो अली अमीन साहब ने कहा, एक बड़ी मैक्सिम पोजीशन ली है और इसमें ये कहा गया है आर या पार। एंड इस वक्त अली अमीन का बात नहीं है, बात तो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ना, एक उस जमात की जिसका लीडर असीर है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि आर या पार, या हम सियासत छोड़ देंगे या कुछ तो होगा। तो ये मुमकिन फिर कैसे होगा? क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और ये मुज़ाकरात अली अमीन इनिशिएट करेंगे? कुछ तो उनके भी जहन में होगा। जब जहन से बाहर आएगा तो बात होगी। अब उनके जहन तो मैं पढ़ नहीं सकता, दिल तो नहीं पढ़ सकता। अली कोशिश करता है, अली मुज़ाकरात के हामी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ और राब्ता भी रहता है उनका। तो अगर वो कुछ कर सके तो करना चाहिए। अली एक समझदार आदमी है। अच्छा, इसमें आई हैव नो डाउट।
ठीक, लेकिन जब आपने ये कहा कि पहले भी आपने ये कहा था कि मज़ाकरात में अली अमीन भी पेश थे और आपने कहा कई बार मज़ाकरात में जो ऑफ़र्स दी वो खान साहब ने कबूल नहीं की, और अब जबकि ये कहा जा रहा है कि मज़ाकरात हम उन्हीं से करेंगे कि जो कि इख्तियार जिनके पास है यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर उनकी बात माननी होगी ना। खान साहब अपनी चीज़ें नहीं मनवा सकते। अगर ऐसा होता तो अब तक तो ये डील हो चुकी होती। देखिए, अब ये तो मुज़ाकरात होंगे तो फिर ही नादिया पता चलेगा ना कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, हमारी क्या, हम क्या पूरी कर सकते हैं। डील शील का तो मुझे पता नहीं, इमरान खान साहब डील तो नहीं लेंगे, वो तो डील भी नहीं लेते। इस वक्त जो पार्टी का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, या देखिए अलीमा साहिबा ने कहा कि तहरीक होगी, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बेटे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका ऐलान होता है। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि उनका बुनियादी मकसद बेटों का आने का वालिद से मिलना है। अगर उस वक्त तहरीक चल रही होगी तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे जैसे दीगर लोग शामिल होते हैं। तो क्या एक्चुअल डिसीजन क्या है पार्टी का, आपको कुछ इल्म है? कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ? मैं भी आप ही जितना कंफ्यूज हूँ। अच्छा, सो आपने दोबारा मिलने की कोशिश की फैसल इमरान खान साहब से? वो मेरी मुलाकात हो जाएगी आइंदा 1-2 हफ्ते, आइंदा 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये जिस तहरीक का जिक्र हुआ है इस 90 दिन में किस तरह से चलानी चाहिए आपकी नज़र में, कि फिर ये जो है जिसे कहते हैं कि अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचे ना, आपके गोल्स हासिल हों? सबसे पहले इमरान खान साहब को अपनी टीम रिव्यू करनी पड़ेगी और अपने फैसलों पे नजरसानी करने की जरूरत है। इस टीम के साथ वो बाहर नहीं निकल सकते। इस टीम के साथ वो मजीद जो है आप समझ कि उनकी इनकार्सरेशन जो है वो बढ़ेगी, उसका अरसा मुझे बड़ा तवील होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकली एंगेज करने की, और पॉलिटिक्स जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टियों से बात करेंगे, मैंने 5 नुकात अपने फ्लोट किए हैं, उनके ऊपर आपको सबको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने से नहीं बात बनेगी। यानी आप ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है और तमाम सियासी जमातें हैं उनसे बैठकर आपको बात करनी होगी, वही बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे। मैं 100% शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी रहनुमाओं के ख्यालात से मुतफिक हूँ। अच्छा, उस खत के हवाले से कुछ जिक्र कीजिएगा कि वो जो खत लिखा गया और उनकी जानिब से लिखा गया जो कि खुद असीर हैं, उसको क्या पार्टी की कोर कमेटी ने सीरियसली नहीं लिया, या आप समझते हैं इमरान खान साहब ने सीरियसली नहीं लिया है? इमरान खान साहब को तो ब्रीफ करना पड़ता है ना, वो तो हैंडीकैप्ड है ना, वो तो जेल के अंदर है, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो चीज़ बतानी पड़ती है। जो गौर की मुलाकात हुई है उनसे, ये उनका ब्रीफ करना था और वो सारी बातें वो समझते हैं, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब या बाकियों को वो इग्नोर कभी भी नहीं करते, न कर सकते हैं। वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा उनको ऑनर करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं सबका। और पार्टी लीडरशिप इस वक्त जो है वो वल्नरेबल, वो हर किसी से डरते हैं, वो समझते हैं क्या जो भी आएगा हमारी स्पेस ख़त्म होगी और हम स्क्वीज आउट हो जाएंगे। और ये मुझे नहीं पता उनकी बुनियाद क्या है, बट आई थिंक दे आर टू स्केयर्ड ऑफ ओल्ड रैंक्स। इसीलिए तो आलिया हमजा जैसे लोग, जुनैद अकबर जैसे लोग जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। ओके, तो बज़ाहिर जितनी नॉलेज इस वक्त आपको भी है, और आपने कहा मैंने भी यही सुना अली अमीन को कहते हुए, क्या लगता है कि अब क्योंकि ये लाहौर में है, ज़ाहिर है इन्होंने वापस भी जाना है, वापस जाके फिर क्या आपको लगता है किसी एक जगह पर इन्हें जमा होना चाहिए या हर शहर से चलना चाहिए? हाउ डू यू गो अबाउट इट? देखिए, जो भी सलमान और उमर अयूब साहब की ड्यूटी लगी थी कि ये तहरीक के खुदुखाल देंगे और फिर उन पर अमल दरामद कराएंगे, वो जो भी कहेंगे फिर तो सारे करेंगे। लेकिन अगर बहनें आगे आएंगी तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करेंगे और निकलेंगे। और इस लीडरशिप के साथ शायद इतने लोग ना निकल सके। आपको लगता है यानी अली अमीन के पीछे नहीं निकलेंगे, आप ये कह रहे हैं, या मौजूदा जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त किसी के पीछे नहीं लगेंगे? अली अमीन समेत किसी के पीछे लोग नहीं निकलेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच joining us फैसल चौधरी साहब। दैट्स क्वाइट अ रेवलेशन दैट यू आर सेइंग कि इन सब के इस मौजूदा लीडरशिप के पीछे फैसल चौधरी साहब समझते हैं कि कोई पीछे नहीं निकलेगा, और जब तक खदोखाल सामने नहीं आते, जब तक
कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल वो ये भी कहते हैं कि 1-2 हफ्ते में उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से होगी। लेट्स सी कि 90 रोज़ की ये जो डेडलाइन दी है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जिस तहरीक का आगाज़ किया गया है और जो पार्टी के अंदर हमें इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं जो कि पब्लिक में भी सब सामने आ रहे हैं, वो क्या पार्टी को वापस मुत्तहद कर पाएंगे और इस तहरीक को बखूबी चला पाएंगे या नहीं। यहाँ पर एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो अवाम चीनी के हाथों परेशान है। चीनी महंगी से महंगी, आखिर क्यों? वेलकम बैक। इस वक्त जहां बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए एक परेशानी का मसला है, वहीं वही मसला जो कि किसी की भी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे तहरीक इंसाफ की रही हो या फिर अब मुस्लिम लीग नून की, चीनी के अब जो बहरान है वो हमेशा नज़र आता है। कभी बहरान की शक्ल में होता है कि चीनी जो है उसकी किल्लत हो गई, और कभी जो ये होशरुबा इजाफे होते हैं चीनी की कीमतों में वो भी नज़र आता है। इस वक्त मार्केट के अंदर चीनी 200 रुपये किलो मैसर है और कहा जा रहा है कि ये कीमत जो है वो बढ़ भी सकती है। अब इसके बहुत सारे मसाइल हैं जो हम कई दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जितनी इस मुल्क ने चीनी एक्सपोर्ट की है अब उतनी ही इंपोर्ट कर रहा है। ये बड़ा अजीब सी कैलकुलेशन है। इसके पीछे कौन से अहल लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया कि मुल्क में तकरीबन 1.5 माह की चीनी जो कि कंजम्पशन के लिए इस आवाम के लिए थी उसे पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और फिर उससे थोड़ी और भी बढ़ गई, और उसके बाद जो है अब ये फैसला किया गया है कि चीनी को इंपोर्ट किया जाए। और कहा जा रहा है कि जब ये इंपोर्ट हो जाएगी, जिसमें से तमाम तर ड्यूटीज़ जो हैं वो माइनस कर दी हैं और TCP इसको इंपोर्ट करेगा, तो चीनी की जो फ़ी किलो कीमत बाज़ार में मैसर है वो कम हो जाएगी। लेकिन आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने फवाद हसन फवाद साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के क्लोज आइड भी थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और फिर PTM की हुकूमत में भी प्राइवेटाइजेशन को देख रहे थे जिस वक्त केयरटेकर सेटअप आया था, आई थिंक उसमें भी वो थे। उन्होंने एक बड़े बहुत ही जैसे कहते हैं एक होशरुबा ट्वीट की है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि ये जो कहा जा रहा है कि चीनी की प्राइस कम हो जाएगी जिस वक्त इंपोर्ट होगा, तो इसको ज़रा रिव्यू किया जाए, क्योंकि आवाम के लिए नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो हमारी बेवरेज इंडस्ट्री जो है वो इस्तेमाल करती है। इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों हर बार जो हुकूमत वक्त होती है वो चीनी माफिया के हाथों मजबूर होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं टू प्राइम मिनिस्टर, सनाउल्लाह खान साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं डॉन के, और अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब चेयरमैन हैं होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। बेहद शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का फॉर जॉइनिंग अस। राना एहसान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जितनी पहले मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा है चीनी, अब जो है ये उतनी ही इंपोर्ट करेगा। आखिर एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्या पड़ी थी, और अब जो ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इस डिसीजन पर क्या प्राइम मिनिस्टर नोटिस नहीं लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब चीनी को एक्सपोर्ट किया गया था तो एक ज़राए से नहीं और एक दफ़ा नहीं बल्कि मल्टीपल दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दी गई कि नंबर्स वेरीफाइड होने चाहिए हैं, और वाकई अगर चीनी इजाफी है, सरप्लस है, तो इसको इंश्योर किया जाए। उसको इंश्योर किया गया। जहां एसोसिएशन के नंबर्स थे वहां मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने भी अपने जो उनके पास अदारे थे उनके जरिए उन्होंने नंबर्स इंश्योर किए और इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और ज़र मुबादला जो है वो कमाया गया। ठीक है। फिर अभी जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो प्रोजेक्टेड थी फसल शुगर केन की, उसमें कमी थी, और उस कमी की वजह से फिर जो टोटल प्रोडक्शन हुई चीनी की, जो पिछला सीजन था उसमें कमी आई। उस बुनियाद पे जो है अब एक शॉर्टफॉल है, और अब आप क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं और क्योंकि होर्डिंग होती है और दीगर मामले हैं, तो फिर चीनी को इंपोर्ट किया जा रहा है। तो देखें, दोनों जो फैसले किए वो अगर उनको इंडिपेंडेंटली देखें तो जो एट द पॉइंट जो डेटा था उसकी बुनियाद पे किए गए। अब क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड आइटम है और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी आपको प्रोजेक्शंस के ऊपर रिलाय करना पड़ता है अगली फसल के ऊपर, और उसके अंदर अगर नंबर्स आगे पीछे हो जाए तो कैलकुलेशंस आपकी एक्यूरेट नहीं होती, तो ये आपको इस पे तनकीद की जा सकती है कि हुकूमत ने पहले एक्सपोर्ट क्यों किया और अब इंपोर्ट क्यों कर रही है। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर इसको टोटली ओपन कर दिया जाए और मार्केट डायनामिक्स पे छोड़ दिया जाए तो फिर ये बहस खत्म हो जाएगी। बहरहाल ऐसा होता है नहीं होता है, ये तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी मुरतब करेगी। लेकिन जब एक्सपोर्ट की गई, हमारे पास इजाफी शुगर थी, इस वक्त
क्योंकि आउटपुट वो नहीं मिला जो प्रोजेक्टेड था, और अभी कीमतों में भी इजाफा है और हम कीमतों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कीमतों को में कमी लाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपने फैसला किया कि हम इम्पोर्ट। ओके, ठीक है। सनाउल्लाह खान साहब, देखिए एनुअल जो हमारी कंजम्पशन है 6.4 ट्रिलियन के करीब, वो सबको पता है। अब राना साहब जो कह रहे हैं कि उस वक्त जो डेटा दिया गया या जिस पे प्रोजेक्शंस की गई वो उस वक्त की थी, और जाहिर है इसको इंडिपेंडेंटली अगर आप देखें तो वो फैसला भी गलत नहीं था, बताया गया था सरप्लस है और अब जो है उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इतना ही सादा है जितने सादे तरीके से राना साहब ने बयान किया, क्योंकि 14% रिडक्शन तो था इन द प्रोडक्शन क्रॉप। नादिया, बहुत शुक्रिया। राना साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये बुनियादी तौर पर मैं एक अखबार देख रहा था 1972 का जंग अखबार था, और उसकी हेडलाइन थी कि चीनी के जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ा जाए, 1972 जी। तो ये एक बुनियादी तौर पर जितना मैंने इसको रिपोर्ट किया है पिछले 20-25 साल में, ये बड़ा क्लासिकल केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, मफादात के टकराव का। आप देखें जुलाई 2024 में इन्हीं की हुकूमत फैसला करती है, और उस वक्त एक ईसीसी के मीटिंग में एक समरी जाती है, और मेरे पास वो दोनों समरी मौजूद है, कि ये कहा जाता है कि चीनी जो है सरप्लस है, और सरप्लस बताई जाती है कोई 4 लाख या 5 लाख मेट्रिक टन थी, मैं वो कागज देखूंगा तो बता। एक हफ्ते बाद दोबारा समरी जाती है कि जी 14 लाख मेट्रिक टन चीनी सरप्लस, ठीक, एक हफ्ते के बाद, और उसके बाद उसकी बुनियाद पर 7.5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती है, और इस साल अप्रैल मई तक ये एक्सपोर्ट होती रहती है। बिल्कुल। और वही लोग, वही जिन्होंने वो पॉलिसी बनाई थी, वो फिगर दिए थे, आज फिर वही लोग, वही सेक्रेटरी वही समरी लेके जा रहा है कि ये तो शॉर्टेज हो गई है। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इसलिए बात करता हूँ कि शुगर मिल एसोसिएशन है, वो आपकी शुगर एडवाइजरी बोर्ड में भी बैठती है, आपकी पॉलिसी मेकिंग में भी बैठती है, आपकी हर जगह बैठती है। सही। और इंटरेस्टिंगली यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे इसलिए भी नजर आ रहा है कि ये आपके सारे फैसले फाइनेंस मिनिस्ट्री की बजाय वजारत खारजा में होते। अब वजीर खारजा का क्या इंटरेस्ट है भाई कि वो सारे फैसले वो कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर एक नजर आ रहा है, और वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जिन लोगों ने उनको गलत बयानी की, सरप्लस शुगर बताई, आज वही लोग इनको बता रहे हैं कि शॉर्टेज है, तो कम से कम इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको तो पता है लेकिन सनाउल्लाह खान साहब, जब कभी इंक्वायरी लास्ट टाइम इमरान खान साहब की हुकूमत में भी आपको याद है ना हुई थी, क्या फायदा हुआ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो उस इंक्वायरी में जो बात कही गई थी, 2 पॉइंट थे, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इमरान खान की हुकूमत से 10 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, वही मसले थे। और वो उन्होंने ये बताया कि ये पहले एक्सपोर्ट सरप्लस जाहिर करते हैं, और वही लोग हैं, पूरा एक सिस्टम है। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, खुद आपके पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं जिनकी शुगर मिले हैं, अवानों में बैठे हैं, वज़रा हैं, मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, मुल्क के सदर रह चुके हैं, तो वो लोग बैठे हैं सारे के सारे। तो वो मैनिपुलेट होती हैं चीजें, गलत फिगर दिए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर पहले एक्सपोर्ट की गई चीनी 7,67,000 टन और 114 अरब की एक्सपोर्ट हुई। उसके बाद उसके नतीजे में जो चीनी की कीमतें बढ़ी, और कल की जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है उसमें बता रहे हैं कि 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, और आइंदा हफ्ते खदशा ये है कि 200 से भी बढ़ जाएगी जी। तो आप बताएं कहां से चली है ये? 125 से 135 रुपए प्राइस थी आपकी जुलाई 2024 में, और अब उससे लेकर अब तक तकरीबन 60 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है। 1 रुपया इजाफा होने से 5 अरब रुपए का बेनिफिट होता है। एक तो आपने 250-300 अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम की जेब से निकाले इजाफा करके, एक एक्सपोर्ट की इजाजत लेके। हालांकि राना साहब को पता है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक के लिए कहा था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, मैं इजाजत दे देता हूँ। बिल्कुल, चीनी की कीमत दिनों में बढ़ी, बिल्कुल दिनों में बढ़ी, और आप उसका नतीजा इस 250-300 अरब रुपए जो लोगों की जेब से निकाले गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बताए ना, उन्होंने तो कमिटमेंट की थी, वो इस पे इंक्वायरी तो करे ना, आपके आसपास बैठे लोग आपको मिलेंगे। बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उनकी प्राइम मिनिस्टर की अपनी शुगर मिले,
तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कहां से पकड़ेंगे, किस जगह से देखेंगे? देखिए राणा साहब, तो ऐसे लोगों को पॉलिसी साजी में बिल्कुल राणा साहब, देखिए ये तो अब एक ओपन एंड शट केस है। सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पहले क्यों गलत बताया और फिर क्यों अब कहा जा रहा है। आप कितना भी कह दें कि उस वक्त के फिगर क्या थे और इस वक्त के क्या थे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर 15 तारीख को दोबारा रिव्यू आप जब करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत, और अगर 1 रुपया भी बढ़ा देते हैं, अब जो आप इंपोर्ट करेंगे उसमें फिर एक एड ऑन कॉस्ट उसकी भी लगा दी जाएगी। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो इंपोर्ट की जाएगी इसके बाद प्राइस कहाँ सेटल होगी? ये तो कम से कम हुकूमत ने सोचा हुआ होगा, क्योंकि जिन्होंने जखीरा अंदोजी की हुई है या जो मिलर्स हैं वो कहेंगे हम क्यों अब सस्ते में बेचें, हम तो कमा रहे हैं इससे भी। 200 तक होलसेलर अभी बैठे हैं हमारे साथ, इब्राहिम साहब, इनसे भी पूछेंगे कि इनको कितने तक मिल रही है। सो आई वांट टू नो हाउ वुड यू नाउ सेटल द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट एंड द ऑलरेडी शुगर दैट एग्जिस्ट, और कहाँ तक इसे रोकेंगे? देखिए ऑब्वियसली अभी तो अगर सप्लाई में कमी है और डिमांड वहीं बरकरार है तो प्राइसेस उस वजह से रेज हो रही हैं या कोई होर्डिंग का एलिमेंट होगा। लेकिन देखिए मैं फिर आपको जो बुनियादी चीज है, जब एक्सपोर्ट की गई शुगर, कोई क्राइसिस तो पाकिस्तान में हर जगह चीनी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, क्राइसिस कहीं नहीं है, शॉर्टेज कहीं भी नहीं है। कहीं भी तो पाकिस्तान में आप चले जाए, चैलेंज करता हूँ, आप किसी गली मोहल्ले में चले जाए, किसी शहर में चले जाए, आपको शुगर अवेलेबल है। अगर मैं मुझे इजाजत दें, देखिए इसी मुद्दे पे मैं आ रहा था कि ये जो फिक्सेशन है कि हमने प्राइस को कंट्रोल करना है शुगर की, और हमने एक्सपोर्ट की भी हमने इजाजत देनी है और इंपोर्ट की भी हमने इजाजत देनी है, इसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ सिप बिटवीन द लिप एंड द कप। ये हमेशा तनकीद के जिम्रे में आएगा फैसला जब भी आप एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे। प्राइस को आप उस तरीके से, आपकी इन्फोर्समेंट मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको कंट्रोल करें, आप होर्डर्स को कंट्रोल करें। ये बड़ा मुश्किल, एक बड़े डिफिकल्ट डायनामिक्स हैं जिसको हुकूमत कोशिश करती है रेगुलेट करने की। लेकिन राणा साहब कतक कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आप ये सिर्फ बताइए ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो जो पार्लियामेंट में बैठे, वो जो खुद एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है, उन सबकी मिले हैं, ये कौन सा तरीकाकार है? नहीं देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को तो देखा जाता है ना। अब जिस तरह मैं अब ये हमारे हैं स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो वो जो शुगर की मीटिंग्स होती हैं उसमें नहीं बैठते, तो वो जो जिसका कॉन्फ्लिक्ट होता है वो खुद ही उठ जाता है या इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी फैमिली की शुगर मिले हैं, उनकी खुद की नहीं है, और वो किसी कंपनी का हिस्सा नहीं है, और वो तो इसके अगेंस्ट थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। फिर डेटा की बेस के ऊपर फैसला चेंज किया गया। देखें, मैं मुख्तसरन में बयान करूं तो जब तक आप इसको रेगुलेट करेंगे, ये तनकीद दुरुस्त हो गलत हो ये होती रहेगी। इसका एक ही हल है कि आपको हुकूमत को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त ओपन कर देनी चाहिए और मार्केट डायनामिक्स डिसाइड करें कि शुगर की क्या प्राइस होगी। अगर सरप्लस है तो लोग एक्सपोर्ट कर दें, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर उसको इंपोर्ट करने की जरूरत है वो इंपोर्ट कर ले। तो ये मेरे नज़दीक यही इसका सलूशन है, वरना ये जब तक ये हुकूमतें आती जाती रहेगी ये तनकीद जारी रहेगी। मैं इसका प्रोपोनेंट हूँ, मुझे जहां मौका मिलता है मैं तो इसी चीज को प्रमोट करता हूँ कि हमें ये जो फिक्सेशन है कि हमने चीजों को कंट्रोल करना है, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। इसको आपको ओपन मार्केट डायनामिक्स के ऊपर लिए ओपन कर देना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कि चीनी की कीमत 200 तक कैसे पहुंची और क्या मजीद बढ़ेगी या कम होगी, इसमें कौन कौन मुलव्वस है। हमारे साथ इन फोकस हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉन के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब, और हमारे साथ हैं चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब, आप क्या कहेंगे, इस वक्त मार्केट में सप्लाई में तो कोई कमी नहीं है ना, कहीं किल्लत कहीं नहीं है, बस पैसे बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि आप पहले स्टार्ट से ले लें। गन्ना जब किसानों से खरीदा गया 400 और 450 रुपए में गन्ना खरीदा गया, जिसमें मोलासिस भी निकलता है 5%, जिसकी 35,000 रुपए टन होता है, और इस पे बगास से बिजली बनती है और बिजली से बिजली भी सप्लाई करते हैं, और छिलके से चीप बोर्ड बनता है। इसकी बाकियात से 40 रुपए किलो इनको इजाफी मिलते हैं, और इसके बाद अगर चीनी की कॉस्टिंग की जाए और 11% इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 100 रुपए की पड़ती है, 100 रुपए किलो। और आप बताएं कि ये 100 रुपए किलो की चीज आज 200 रुपए क्यों है, पहला सवाल है। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा, आप टाइम देंगी तो मैं ये कहूंगा कि हमारा क्रॉप पूरा है। कोई कहता है कि इसको इंपोर्ट करें, ये गलत पॉलिसी है।
और ये समझता हूँ कि आप 26 करोड़ डॉलर का मजीद कर्ज हो जाएगा और अरबों रुपया, करोड़ों रुपया हमारा ज़र मुबादला जाएगा, करोड़ों डॉलर। ये क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह है, क्यों चीनी इंपोर्ट करनी है? मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल क्रॉप अच्छा था, 75 लाख टन का पिछले सालों में, और 14 लाख हमारे पास सरप्लस थी। बकौल गवर्नमेंट के महकमों ने इसको कहा कि हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। बिल्कुल, एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो इस टाइम 115 रुपए की रिटेल में बिक रही थी चीनी। ये जो बढ़ावा दिया, ये इसने दिया कि ये बढ़ावा इसलिए हुआ कि एक्सपोर्ट होने लगी। आप एक्सपोर्ट पे भी सब्सिडी दी गई, आप 20 रुपए किलो से सब्सिडी लगाएंगी तो 1530 करोड़ का टीका वहां लग गया। अब मुझे बताएं कि चंद अशराफिया के लिए मुल्क बनाए क्या? आप ये बताएं कि मैं ये कहता हूं कि 66 लाख टन को 5,35,000 पर मंथ पे लगा लें तो हमारे पास वाफिर ज़खायर हैं, क्रैक डाउन की जरूरत है। लेकिन हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हमारे पास फैक्ट फिगर नहीं होते, हम सिर्फ इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट से हमारे ज़र मुबादला भी जाता है और हम कर्जदार होते हैं। ये ना करें और इसको इंपोर्ट पॉलिसी को खत्म करें जो कैबिनेट ने मंजूर किया है। अगर किसी को गलतफहमी में जा रहे हैं या खुशफहमी कह रहे हैं कि नहीं ऐसी नहीं, तो मैं यही दावा करता हूं आपके सामने टीवी में कि आप इसका क्रैकडाउन का आगाज करें, जखीरा अंदोज भी पकड़े जाएंगे, शुगर कार्टेल भी आपके हाथ में आएगा और जो सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल डीलर सब आप देखेंगे कि चीनी इतनी आ जाएगी कि 160 रुपए में लोकल बिकेगी और रिटेल में बिकेगी। अच्छा, आए ना, अमल करें। ठीक, ये क्रैकडाउन के ऊपर अमल करें सनाउल्लाह साहब, ये तो अब्दुल रऊफ साहब ये कहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्रैकडाउन की जरूरत नहीं है। जब आप खुद कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट सब का बिजनेस ही यही है, तो आपके ख्याल में ये कभी सही होगा? इसी किस्म के फिगर अगले साल, अब नवंबर तक की आपके पास है, उसके बाद क्रशिंग सीजन नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, तब भी यही सब कुछ होगा। देखिए 3 महीने बाकी है। बात ये है कि जी मैं एक जो ये बात कह रहे हैं, क्रैकडाउन अपने खिलाफ तो कोई भी नहीं करता ना, तो बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, क्रैकडाउन तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं। लेकिन एक बात से मैं एग्री करूंगा राना साहब की, बिल्कुल वो सही बात कह रहे हैं। और आज से नहीं, जितने भी फेयर इकोनॉमिस्ट हैं, आप पिछले 20 साल से देखें, वो कहते हैं कि इस बिजनेस को डीरेगुलेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये कभी भी नहीं होने देंगे डीरेगुलेट। अगर आपने शुगर इंडस्ट्री को समझना है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कई दर्जन इंक्वायरीज मौजूद हैं और उन्होंने साबित किया है कि दे आर कार्टेल। मतलब है एक इंक्वायरी में नहीं, 2 इंक्वायरी में साबित किया है कि ये लोग कार्टेल हैं और ये मैनिपुलेट करते हैं अपने स्टॉक्स को भी, अपनी प्राइस को भी, और मैनिपुलेशन इस लेवल तक है कि पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया जाता है, हुकूमतों को धोखा दिया जाता है। 44 अरब रुपए के जुर्माने किए इनके ऊपर शुगर मिलों पर, और वो तमाम के तमाम वो स्टे लेकर बैठे हुए हैं और उसके बाद इन्होंने अदालतों से उसको दोबारा से रेफर कराया उन केसेस को कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो एक पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है इस चीज को देखने के लिए, कंपटीशन कमीशन, उसने साबित किया हुआ है कि दे कार्टेल है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये लोगों को पाकिस्तान की आवाम को लूटते हैं, यूज करते हैं अपना इन्फ्लुएंस हर जगह पे। तो उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। वजीर आजम ने अगर कार्रवाई करनी है, और जिस तरह रऊफ साहब भी कह रहे हैं, तो बड़ा आसान बात है, आपके पास कानून मौजूद है कंपटीशन कमीशन का, आपके पास साबित शुदा इंक्वायरी मौजूद है, उनके डिसीजन मौजूद है, तो कौन रोकता है? आप तो बल्कि फैसिलिटेट करते हैं जो भी हुकूमत आती है। मैं नहीं कह रहा कि ये वाले, इससे पहले अगर पीटीआई की थी वो भी यही हालत था। और आपको पता है जब शुगर के हवाले से इंक्वायरी हुई तो वो नुक्ता इतराज था जहां पर इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो है क्लैश शुरू हुआ। तो ये तो हकीकतें हैं, इससे हम जो है ना, इससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान की अवाम को पता है, ये पाकिस्तान की अवाम को मुख्तलिफ जराए से अब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अथेंटिक मिल जाती है। तो ये लोगों को धोखा देना छोड़ दें। और बिल्कुल राना साहब की बात को मैं एग्री करता हूँ, हुकूमत अगर संजीदा है अवाम को रिलीफ फराहम करने में, तो जिस तरह गंदम की प्राइस को डीरेगुलेट किया, बाकी चीजों को किया, तो हुकूमत को मसला क्या है कि जो भी हुकूमत आती है किसी भी जमात की, तो वो क्यों प्राइस फिक्सेशन करती है। और ये तो बिल्कुल ही
यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को बिल्कुल साइड पे रख दिया गया। बिल्कुल, ये शुगर के सारे काम जो है वजारत खर्चा में क्यों होते हैं? राणा साहब इसका तो जवाब होना चाहिए कि ये सवाल, हाँ। इसका जवाब राणा साहब बेहतर दे सकते हैं। जी राणा साहब, क्या बात है, मतलब ठीक है वजारतें कम करनी है आफ्टर 18 अमेंडमेंट, लेकिन जिसका काम उसको साजे वाली बात है ना। खारजा की वजारत क्यों ये परमिशंस दे रही है, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, फिगर्स हो, ये क्या है ये सब? अच्छा, एक तो क्रैकडाउन के हवाले से मैं आपको और जो नाजरीन है उनको बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज के ऊपर बहुत गहरा फोकस किया कि जो सेल टैक्स की चोरी होती है शुगर में, उसको कंट्रोल किया जाए, और उसके जो ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ था जो नाकिस था, और 76 सालों में ट्रैक एंड ट्रेस प्रॉपर तरीके से, वैसे तो ये कभी भी सेल टैक्स को इस तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया था, तो उसको उन्होंने दुरुस्त किया। और ट्रैक एंड ट्रेस को की कामयाबी ये है कि 55 अरब रुपए का अजाफी सेल टैक्स पिछले साल में शुगर के मैन्युफैक्चरर से लिया गया। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि आपने उसके जो टैक्स का निजाम है उसको दुरुस्त किया। बाकी सर बेस जो टैक्स के लिए बेस की प्राइस की शुगर की वो इंक्रीज की है, और जो 8% था जीएसटी उसको डबल किया गया है, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ी है। बाकी आप स्टैंडिंग कमेटी में अगर आप होते हैं तो वहां राशिद लंगड़ियाल ने लिस्ट फराहम की है कि किन किन शुगर मिलों ने ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी धोखा दिया हुआ है जी। और इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से शब्बर जैदी साहब बड़ा जबरदस्त बता चुके हैं कि ये बिल्कुल कुछ फाल नहीं हुआ। इससे भी उन्होंने इसका भी जिक्र किया। रहे हैं ना, ये उन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुआ था ट्रैक एंड ट्रेस, और टोटल फ्रॉड था। उस फ्रॉड को अब खत्म किया और हमने उसको बेहतर किया है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था एक पुरानी फर्म के साथ, उसको रद्द किया है, और नए इसके अंदर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके उसको बेहतर किया है। और इसके अंदर जहां वो फैक्टर था तो वहां ट्रैक एंड ट्रेस की इम्प्लीमेंटेशन से भी जो है वो बिल्कुल बेहतरी आई है। देखें, बात आपके सवाल का कि वो खारजा में क्यों है, देखिए वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बहुत सारे फैसले उनकी तरफ जाते हैं जो उनकी जिनके वो करते हैं। तो ये कोई इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन ये तो आइन के मुताबिक ही प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट कर सकते हैं कि एक कमेटी फॉर्म कर दी जाए और वो उस पर फैसला करे, और फिर वो फैसला आइन के मुताबिक जहां से अप्रूव होना है वो अप्रूव होके हो जाए। तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास ईसीसी का काम है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इकोनॉमिक के जो इश्यूज है वो ईसीसी में आने की बजाय डायरेक्ट वो डिसीजन कर रहे हैं। अच्छा, देखें, डीपीएम की मीटिंग के बाद वो ईसीसी या कैबिनेट ही जाता है, तो वो एक उससे पहले एक जो है उसके ऊपर एक डिस्कशन हो जाती है, और एक जो है वो कंसेंसस के साथ चीजों को आगे लेके जाते हैं, रिकमेंडेशन चली जाती है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये आपकी मीटिंग्स में इसहाक डार साहब रहेंगे। मैं तो मतलब इसको हम लोग डाइजेस्ट कर चुके हैं। इट्स ऑल राइट। द ओनली थिंग विच इज नॉट ऑल राइट राइट नाउ इज कि लोगों को चीनी महंगी मिल रही है और आप लोग बड़े सुकून में हैं, और फिर कोई पब्लिकली अगर बुरा भला कहेगा तो बेचारा उठा लिया जाएगा। यू मस्ट रियलाइज कि किस तरीके से लोगों की जेबों के ऊपर भारी पड़ रहा है ये महंगाई, ये पेट्रोलियम लेवी, ये कार्बन लेवी, और ऊपर से वो चीज़ जो कि उनकी रोज़मर्रा की है। खुदारा इस पर नोटिस सिर्फ ना ले, कुछ तो करें। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसको देख रहे हैं और इसके ऊपर जल्द एक्शन लिया जाएगा। और बात यह कि अगर तो कोई किसी को तनकीद करने पे उठा लिया जाता है तो उसके खिलाफ तो मुझे और आपको मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये तो राइट है ऑपोजिशन का, हर पाकिस्तानी का। नहीं सर, प्रोटेस्ट करने पे और मजीद उठा लिया जाएगा। हम तो इतना डरते हैं कि ना रीट्वीट करते हैं उन चीज़ों को, ना किसी से शेयर करते हैं, ना जाने कौन कौन से कवानीन आपने निकाले हैं, लगा देंगे हम पर। नहीं, झूठ के ऊपर और प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है ज़रूर एक्शन होना चाहिए, लेकिन तनकीद पे और हुकूमती परफॉर्मेंस को आप जिस तरह मर्जी झंझोड़ें, उसको मैं तो कम से कम इनकरेज करता।
तो काश फिर आप हो जाएं जो सारे फैसले लें, क्योंकि आप हर वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त लोगों को एक्चुअली जो वर्क करती है। बहरहाल कमिंग बैक टू द प्राइस की ये कहाँ सेटल होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो होना है आपने कहा ना सिर्फ नोटिस लिया गया है बल्कि इसको देखा भी जाएगा, और बल्कि वजीर आजम को तो खुद ये नोटिस लेना चाहिए कि उनको इतने गलत फिगर्स किस लिए दिए गए जिसकी बिना पर उनको इतना बड़ा उन्होंने इजाजत दी है। मतलब यू नो दिस इज रियली मेकिंग हिम गो बैड। इंटरनली इसके ऊपर ऑलरेडी नोटिस लिया हुआ है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी है और प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट ऐसा मैटर नहीं है कि जिस पे हुकूमत पुरसुकून तरीके से बैठी हुई है या प्राइम मिनिस्टर पुरसुकून तरीके से बैठे हुए हैं। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन और मुमकिन तौर पे बहुत कुछ हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि जब वो चीजें हों तो और वो जो करेक्ट फोरम है वो उसके ऊपर ब्रीफिंग दें। लेकिन ये मैं आपको मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ रेड जोन, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड और इसको बड़ा गहराई और डीपली देखा भी जा रहा है और शायद इंटरनली रिपोर्ट्स मंगवाई भी जा रही है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। अच्छा, तो राना साहब एक चीज़ बिफोर इससे पहले कि मैं अब्दुल रऊफ साहब के पास जाऊं, आपके होते हुए बल्कि आपके सामने मोहम्मद मालिक साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा 200% वो कहते हैं कि रायवंड में बाकायदा ख़ानदान की मीटिंग के अंदर उनसे कहा गया कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा आपके वज़ीर आज़म होने का। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मालिक साहब ने, मैं भी बैठा था उस प्रोग्राम में, उसमें ये उन्होंने कहा। अब ये कितनी ऑथेंटिक है खबर, आई हैव नो नॉलेज ऑफ इट और ना मेरी यानी कि इट इज समथिंग आई कांट मेक एनी कमेंट ऑन बिकॉज मेरी ना ये नॉलेज में है ना मुझे इसके बैकग्राउंड का पता है। तो ये तो मालिक साहब ही इसके ऊपर बेहतर बता सकते हैं कि उनकी क्या सोर्स थी और वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। लेकिन कम से कम इसमें ये चीज़ तो दुरुस्त है जो कि आप भी कह रहे हैं कि वजीर आज़म एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ऑब्वियसली वो उन्होंने एक दफा नहीं, उसको काफी दफा इस चीज पे जोर दिया कि प्राइस नहीं बढ़ेगी और मैं बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करने की इजाजत दूंगा अगर ये नंबर्स वेरीफाइड नहीं है और अगर प्राइस बढ़ी तो आई विल टेक एक्शन। तो ये बिल्कुल वो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट और उनकी सबसे बड़ी वरी यही थी कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। बस अब वी हैव टू वेट फॉर द एक्शन कि वो एक्शन भी कर पाएंगे या नहीं। अब्दुल रऊफ साहब, अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, इंपोर्ट होने के बाद आप क्या समझते हैं, एक चीनी जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और एक जो इम्पोर्ट की जाएगी, इन दोनों को मिलाकर जब मार्केट में आएगी प्राइस कहाँ सेटल होते देख रहे हैं? देखें, ये इंपोर्ट जब करेंगे ना तो जब इंपोर्ट में 155 रुपए की कॉस्टिंग बैठेगी इसकी, अगर हम ये कहते हैं कि जब वो बेचेगा तो 18% जीएसटी लेगा, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी किसी पर्सन को बेचेगी तो जीएसटी का कानून है। आप खुद मंगाएंगे तो जीएसटी का कानून नहीं है, लेकिन वो किसी को भी पार्टी को बेचेगा तो जीएसटी लगेगी 18%, यानी 27 रुपए हो। तो इसको मंगाने का फायदा 187 और 178 रुपए में तो आज पहुंच गई है। 2 दिन में करेक्शन भी आई है। ये भी मैं आपको कह दूं कि होलसेल में 178 रुपए हो चुकी है और रिटेल में 190 रुपए हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये फेस फिगर से बाहर हैं। अगर आप नोट करना चाहें फेस फिगर तो लें, माहिर मईशत होना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि मुशीर हो जिसको अलीफ बे भी नहीं पता है या कोई और वजीर हो तो उसको पता नहीं है। हर फील्ड का मास्टर होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी को भी बिठा दें। हमें फेस फिगर का पता नहीं है। जब नायब वजीर आजम ने ये कहा था इसाक डार साहब ने कि ये हम 155 रुपए से एक्समिल नहीं बढ़ने देंगे, तब कहाँ गवर्नमेंट रेट को कौन चैलेंज कर रहा है? गवर्नमेंट तो इदारा होता है ना, उसको चैलेंज तो शुगर मिल कर रही है, सट्टा माफिया कर रही है, शुगर डीलर कर रही है मुसलसल। अच्छा, आप 140 का जब उन्होंने कहा कि हमारे पास वापस नहीं है, 140 से नहीं बढ़ने देंगे, तो क्यों मुआहिदा किया था ये कि हम एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें? पता नहीं किस तरह की ये पॉलिसी है। मैं यही कहूंगा, हुकूमत के वक्त से भी हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ कि देखें, चीनी का बहरान मसनूई है। इसको किसी भी कंट्री में एक प्रॉफिट रेशियो होता है 10% मैक्सिमम, लेकिन यहाँ तो 100% पे 100% दफा। ये तो किसी मुल्क में नहीं देखा हमने। ये मुल्क भाई हमारा वतन है और इस पाकिस्तान के लिए हर आदमी आवाज उठाए और ये गरीब ग्रोसरी के बिल
या बिजली के बिल अफोर्ड कर पाएंगे? 35-40 हजार में तो कटौती हो जाती है। सबसे बड़ा टैक्स तो नौकरी पेशा देते हैं। सही। और मैं यही कहूंगा कि अगर अभी जो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स और जहां आप देखते हैं एहतिजाज की नजर हो रहा है, ये देखें, ये गवर्नमेंट रेट तो वहां भी है ना, उनके ऊपर इतनी कटगन लगा दी जा रही है। और छोटे यानी आप ऑनलाइन बिजनेस करने वाले बच्चे और लेडीज, उनके ऊपर भी 2 लाख पे कटगन लगा दी गई है। तो ऐसा माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? ठीक, यानी आप ये महंगाई की नजर क्यों कर रहे हैं किसी चीज को? आप आए, मुल्क के वतन साथ दे, और इस पे क्रैकडाउन अगर चाहती है हुकूमत वक्त तो क्यों नहीं हो सकता? सनाउल्लाह साहब, इस वक्त तो हुकूमत के पास वो सारी ताकत भी है, निज़ाम भी मजबूत है, सब अच्छा है, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू टेक एक्शंस एंड एक्चुअली रिफॉर्मिंग? कुछ नहीं होगा जी। नादिया, जो राणा साहब ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस उस वक्त लेना चाहिए था। राणा साहब गवाह है, जिस वक्त एक्सपोर्ट की प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहे थे, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 4-5 मरतबा उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं उस शर्त पे इजाजत दूंगा कि अगर इसकी कीमत ना बढ़े। अब जुलाई से एक्सपोर्ट होना शुरू होती है, कीमत बढ़ना शुरू होती है। आज आके जब 200 रुपए हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो जुलाई से लेकर, अगर जब जुलाई के बाद अगर अगस्त शुरू हुआ था तो अगस्त में ही उन्हें रोक देना चाहिए था, क्योंकि अगस्त में ही कीमत बढ़ना शुरू हो गई थी। और उन्होंने अपने अल्फाज, मुझे याद है, उनका 1 रुपया भी बढ़ा तो मैं रोक दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और जब सैलाब आ गया और पूरा जनाब उसने तबाही फेर दी, तो उसके बाद कहते हैं जी मैंने नोटिस ले लिया। तो ये सिर्फ मजाक है, ये बातें नहीं हो सकती। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, और उसका हल यही है कि प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दें, छोड़ दें मार्केट के ऊपर। आप देखें इस मुल्क में जो चीजें डीरेगुलेट है, आप उनकी प्राइस देख लेना। आप कभी आपको टमाटर 200 रुपए का मिलता है, कभी 10 रुपए किलो भी मिलता है। आप फ्रूट देख लें, सब्जी देख लें, आप चावल देख लें, आप दालें देख लें, आप आटा भी देख लें, वो भी डीरेगुलेट है। तो उनकी प्राइस किधर है? तो इधर तो माफियाज काम कर रहे हैं। तो माफियाज, अगर आप खुद माफियाज का हिस्सा होंगे तो फिर आप कैसे एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये जो बात कह रहे हैं कि जी आपके इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो हैं वो शुगर मिल ओनर हैं, तो वो मीटिंग्स में नहीं बैठते। तो उन्हीं की मिलों, 2 मिलों के बारे में आपके चेयरमैन एफआईआर कह रहे हैं कि जी वो टैक्स चोरी में मुलविस है, तो उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए था उसी दिन। उन्होंने सबूत पेश किए, वो फिर भी कैबिनेट में भी बैठे हैं, वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड में भी लाजमी बात है, इन्फ्लुएंस करते होंगे। आपके मैं यही बात कर रहा हूँ ना, शुगर जो मिल एसोसिएशन है, उनके डेटा की बुनियाद पर चीजें तय की जाती हैं, और उनके बारे में कंपटीशन कमीशन कहता है कि ये मैनिपुलेटर है, ये कार्टेल है पूरा का पूरा। सही। तो फिर आप क्या और किस चीज से तहकीकात करना चाहते हैं? एफआईए ने इमरान खान के दौर में तहकीकात की, उन्होंने भी यही बात की कि ये पूरा एक कार्टेल है और ये मिलकर दोनों तरह से पैसे कमाता है, पहले एक्सपोर्ट में कमाता है और फिर उसकी वजह से प्राइस वगैरह इंक्रीज किया जाता है। तो दोनों तरफ से वो तो बेनिफिट उन्हीं को होता है। बात मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब की याद आ रही है कि जो भी हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त, उसको ये शुगर माफिया जो है वो इतना प्रेशर में रखता है और हुकूमत सकम्स टू द प्रेशर ऑफ द शुगर माफिया। लेट्स सी। और नादिया वो बात नहीं है, वो बात आप केपी असेंबली में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, आप सुन रही हैं, लास्ट जो हुए थे आपको पता है, पैसे लेते देते वीडियो भी आ गई थी, याद है ना वीडियो? बिल्कुल याद है। पैसे तो यही लोग उन्हीं पैसे से जो लोगों की जेब काट के निकाले जाते हैं, फिर सेनेटर बन के आ जाते हैं, आते हैं इसी तरह बस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं, बस इसी के साथ वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो नोटिस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, इस पर कोई एक्शन होगा। बड़े खुल के सनाउल्लाह खान साहब ने भी बताया कि सारे तो आपके साथ बैठे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, यही शुगर मिलर्स हैं या फिर यही सेनेटर बनते हैं, या फिर पार्टी की जो फंडिंग है वो यही शुगर माफिया करती हमें नजर आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।